हेलो 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 हेलो। प्यारे बच्चों, वेलकम टू द एजुकेशनरी चैनल। मैं आपका दोस्त इंजीनियर नसीम अंसारी आज लेके आया हूँ यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 10। लेक्चर नंबर 10 के पोर्टले में क्या है ये हम लोग आगे बढ़ के देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। लेक्चर नंबर 10 में बेटा डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन, कि डायमेंशन का एनालिसिस कैसे करते हैं, इसका डायमेंशन का एनालिसिस होता कैसे है और इसके यूज कहाँ पे, कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या करते हैं, ये हम लोग देखेंगे। सर सर आपका एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस उतना है ना, जब क्लास 9th में था तो 9th को पढ़ाता था, क्लास 10th में था तो भी 9th को पढ़ाता था, क्लास 11th में था तो 10th को पढ़ाता था बेटे, और क्लास 12th में था तो 11th को पढ़ाता था, और जब बीटेक में था तो बीटेक को पढ़ाता था, एमटेक में था तो एमटेक को पढ़ाता था, और गेट को पढ़ाता था, 9th 10th को तो पढ़ाता ही पढ़ाता था। तो इतना एक्सपीरियंस है मेरा कि जब से क्लास 9th में मैं आया हूँ ना तब से पढ़ा रहा हूँ बेटा, ये पढ़ाने का शौक है, शौकिया पढ़ा रहा हूं मैं। जी 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 जी, इतना हमारा एक्सपीरियंस है, इतना आप याद रखें। वैसे प्रोफेशनली तो मैं 14-15 साल करीब तकरीबन हो गया पढ़ाते हुए, बाकी पढ़ा तो मैं क्लास 9 से रहा हूँ। ठीक है, ओके। एप्लीकेशन में देखते हैं क्या होता है। डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस में पहली एक चीज है बेटा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, होमोजेनिटी क्या होती है बेटा? होमोजेनिटी का मतलब होता है कि होमोजेनिटी का मतलब होता है बेटा सेम, होमोजेनिटी का मतलब होता है सेम, होमोजेनिटी का मतलब होता है सेम। ये होमोजेनिटी जो लिखा हुआ बेटा इसका मतलब है सेम, यानी डायमेंशन सेम होने चाहिए। कहाँ सेम होने चाहिए, कैसे सेम होने चाहिए, ये हम लोग पढ़ते हैं। देखिए नीचे लिखा हुआ बेटा, कहीं भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को बेटा अगर हम ऐड, जोड़ना या घटाना चाह रहे हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो वो डायमेंशनली सेम होने चाहिए। यानी कि दो फिजिकल क्वांटिटी अगर हम ऐड करना चाह रहे हैं तो दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। अलग अलग डायमेंशन का फिजिकल क्वांटिटी ऐड नहीं किया जा सकता, ना ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आ गई बेटा ना, ना तो हम अलग डायमेंशन के फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हमें ऐड करना है, अगर हम तीन को ऐड करना चाह रहे हैं, तीन कोई फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करना चाह रहे हैं, तो तीनों का डायमेंशन क्या होना चाहिए बेटा? सेम होना चाहिए। या नीचे लिखा हुआ है द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स इन एन फिजिकल इक्वेशन मस्ट बी सेम। कोई फिजिकल इक्वेशन अगर लिखी हुई है बेटा, कोई फिजिकल इक्वेशन लिखी हुई है तो जितने भी टर्म होंगे उसमें सबका डायमेंशन सेम होगा, सबका डायमेंशन सेम होगा। अभी आगे हम लोग देखते हैं, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए पहली बात तो ऊपर वाले को हम लोग जस्टिफाई करते हैं कैसे क्या होता है। देखिए सर आप कहेंगे सर सेम होम क्या होता है, सर कैसे क्या 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 होता है, कैसे क्या करेंगे सर, कैसे क्या करेंगे। देखिए कहीं पे वेलोसिटी लिखी हुई है बेटा, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। दूसरा हमारे पास फोर्स लिखा हुआ है, इसका क्या होता है बेटा? न्यूटन। क्या इन दोनों को आप ऐड कर सकते हैं? वेलोसिटी और फोर्स को ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना, नहीं ऐड कर सकते हैं, नहीं ऐड कर सकते हैं। जैसे ऐसे, कैसे? ऐसे, जैसे जैसे आप मार्केट में गए बेटा, उन्होंने कहा आपको, आपने कहा कि 3 मीटर कपड़ा दे दीजिए, 3 मीटर क्या दे दीजिए? कपड़ा दे दीजिए। दे दिया उसने, 3 मीटर कपड़ा दे दिया उसने, ठीक है। और उसी के बगल में एक ठेला लगा हुआ था, उससे कहा 5 किलो आम दे दीजिए, दे दिया उसने, 5 किलो आम तोल दिया। अब कहा कि बताओ दोनों कितने किलोग्राम है, आप बता पाएंगे कितने किलोग्राम है? अब आप कहिए कि दोनों कितने किलोग्राम है या दोनों कितने मीटर है, आप बता पाएंगे? क्या मीटर में किलोग्राम आप ऐड कर पाएंगे? नहीं ऐड कर पाएंगे ना बेटा, बिल्कुल नहीं ऐड कर पाएंगे। कोई नहीं है, कोई नहीं है जो 3 मीटर प्लस 5 किलोग्राम को ऐड कर दे, ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल कब होता है बेटा? कि जब 3 मीटर कपड़ा एक लेते हैं आप। पॉसिबल कब होता? पॉसिबिलिटी कब बनती है बेटा? कि आप लेते 3 मीटर कपड़ा, कॉटन का लेते,
3 मीटर कॉटन लिया आपने, 2 मीटर रियान ले लिया। अब आप कहते हैं कि टोटल कितना कपड़ा हुआ, दोनों का यूनिट या डायमेंशन से तब आप उसको ऐड कर पाएंगे बेटा, तब आप ऐड कर पाएंगे। ये बात है ना, वही यहाँ पे कह रहा है कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी आप ऐड करना चाहते हैं, यानी कि दो फिजिकल क्वांटिटी उनको ऐड करनी है, तो दोनों का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी आप ऐड कर पाएंगे, वरना ऐड नहीं कर पाएंगे, वरना ऐड नहीं करने पाएंगे। अगर आप चाहें वेलोसिटी और फोर्स को ऐड कर दे, कर पाएंगे, कर पाएंगे? बताइए, आपने कहा कि मैं 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आया, 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से आया, ठीक है, 3 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो टोटल वेलोसिटी कितनी हो गई मेरी, बता पाएंगे, जोड़ पाएंगे? फोर्स अलग चीज है बेटा और वेलोसिटी अलग फिजिकल क्वांटिटी है, तो उन दोनों को आप ऐसे डायरेक्टली ऐड नहीं कर पाएंगे। ऐड कब कर पाएंगे, जब दोनों का डायमेंशन सेम होगा। उस क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं जिसका दोनों का डायमेंशन सेम, या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं उनको जिनका दोनों का डायमेंशन सेम। दो है तो 2, 3, 4, 5 जितने भी हो, उनको अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम। ये बात समझ में आ गई बेटा? ये पिक्चर क्लियर हो रही है? ऐसा तो नहीं है ना कि कपड़े की मीटर और किलोग्राम को आप ऐड कर लीजिए, यहाँ नहीं यूनिट भी कर पा रहे हैं तो आप उसमें भी फिर डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं। डायमेंशन जब सेम होगा तो, हाँ 3 मीटर 2 मीटर हो, कपड़ा अलग वैरायटी को अलग चीज है, लेकिन हमारा ये जो मामला है ना, यूनिट वाला मामला सेम होना चाहिए, ठीक है। डायमेंशन जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, ठीक है, बात समझ गए? यहाँ पे डायमेंशन लेंथ होगा, एल में होगा, डायमेंशन दोनों का सेम है। कपड़ा मीटर में है ना, तो दोनों का डायमेंशन सेम है। आप ऐसा भी कर सकते थे, 4 kg क्या लिया आपने, आम लिया, 1 kg क्या ले लिया, अनार ले लिया, 2 kg आपने ले लिया बेटा अमरूद। अब पूछिए कि टोटल कितना हमने लिया, टोटल कितना फल लिया, तो बता सकता है कि टोटल आपका 4, 1, 5, 2, 7 kg आपने फल लिया है। और फल में 3 चीजें हैं, ठीक है, क्योंकि इनका केजी इनका सबका डायमेंशन क्या है, सेम है बेटा, सबका डायमेंशन m हो, ठीक है, तो इनको हम लोग सबका यूनिट सेम है तो हम लोग ऐड कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई सभी लोगों को, इसमें कोई दुश्वारी नहीं होगी, इतनी बात हमको पता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। दूसरा टर्म जो लिखा हुआ था कि कोई भी इक्वेशन लिखा हो, अगर कोई इक्वेशन लिखा है तो उस इक्वेशन में जितने भी टर्म्स होंगे सबका डायमेंशन सेम होना चाहिए, जितने भी टर्म्स होंगे सबका डायमेंशन सेम होना चाहिए। कैसे सर? जैसे ये इक्वेशन लिखा हुआ है, इक्वेशन ऑफ मोशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन है बेटा, आप लोगों ने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो जान लीजिए इक्वेशन ऑफ मोशन है, क्या होता है, v = u + at, v = u + at, उसमें के जितने भी टर्म, कितने टर्म होंगे बेटा, 1, 2, जितने भी टर्म होंगे इस इक्वेशन में सबका डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। डायमेंशन एंड डायमेंशन फार्मूला सेम होना चाहिए, ठीक है, बात समझ में? अब वेलोसिटी का, यानी ऐसे इसको लिखेंगे, वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला = u का डायमेंशन फार्मूला। ये टर्म पूरा 80 है, 80 टर्म है ना, ये पूरा टर्म है, ये एक टर्म है बेटा, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। जितने भी टर्म होंगे बेटा, अगर 100 टर्म भी होंगे ना, तो उन 100 किसी भी इक्वेशन में जितने भी टर्म होंगे, अगर 100 इक्वेशन होंगे तो 100 का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। 100 का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? इतनी बात क्लियर हो रही है? 100 का सेम होगा। यहाँ पे 3 थे तो तीनों का सेम होना चाहिए, यानी जो v का डायमेंशन होगा वही u का भी डायमेंशन होगा, वही 80 का भी डायमेंशन होगा। यहाँ खाली एक चीज ना रख लीजिएगा, a खाली 80, टर्म का मतलब जितना प्लस के साथ लगा हुआ वो पूरा टर्म होगा। टर्म में कंफ्यूज ना हो जाना बेटा। 80q + bt² + ct + d, अगर ऐसा इक्वेशन लिखा हुआ है बेटा तो एक टर्म पूरा ये है, ये पूरा एक टर्म है, ये एक टर्म है bt, ये ct, ये पूरा d अकेला तो अकेला टर्म, ये पूरा जितना एडिशन या सब्ट्रैक्शन के साथ जितनी क्वांटिटी होती है ये पूरा टर्म होता है बेटा, ये पूरा टर्म होता है, ये पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म है। बात समझ गए? तो टर्म क्या होगा बेटा, जैसा वहां पे लिखा है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि किसी भी इक्वेशन में जितने भी टर्म होंगे सबका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो वही तो लिख दिया बेटा, ये इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में 1, 2, 3 टर्म है तो इसका डायमेंशन
इसका डायमेंशन फार्मूला, इसका डायमेंशन फार्मूला, तीनों का क्या होगा बेटा, सेम होगा, तीनों का सेम होगा। सर मैं नहीं मान रहा, कैसे मान लूं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ने कह दिया और मैं मान लूं, प्रूव करूंगा बेटा, प्रूव करूंगा। देखिए प्रूव करूंगा कैसे, देखिए बेटा v का क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला आप लोगों ने निकाला था, v का क्या होता था, l टू द पावर -1, v का निकाला था, नहीं याद है सर, नहीं याद है, नहीं याद है, निकाल लीजिए। वेलोसिटी या स्पीड क्या होता है बेटा, वेलोसिटी या स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्पीड होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी होगा, तो वेलोसिटी क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना होता है बेटा, एल होता है, टाइम का कितना होता है, टी होता है, तो ये क्या बन गया, एल टी। देखिए यहाँ पे टी टू द पावर 1 नीचे है, ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा बेटा, ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो वेलोसिटी कितना हो गया बेटा, एल टी टू द पावर -1, ठीक है, बराबर। सबके देखेंगे बराबर है कि नहीं, प्रूव करके हम लोग देखते हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है वो सही है कि गलत है, सही है कि गलत है। देखिए क्या होगा, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है बेटा, इसमें हम जानते थे v क्या होता था, फाइनल वेलोसिटी, ये क्या होता था बेटा, फाइनल वेलोसिटी। आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो मैं बता रहा हूँ, u क्या होता था, u क्या होता था बेटा, इनिशियल वेलोसिटी, u क्या होता था, इनिशियल वेलोसिटी। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आपको फिजिकल टर्म से मतलब है, फाइनल है, इनिशियल है, इंक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट है, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो जो फाइनल वेलोसिटी का डायमेंशन होगा वही इनिशियल वेलोसिटी का भी होगा बेटा, वही इनिशियल, इनिशियल से कोई मतलब आपको नहीं है, डायमेंशन लिखते वक्त इनिशियल और फाइनल से मतलब नहीं है, वो तो आप प्रॉब्लम में देखेंगे कि इनिशियल के फाइनल, आपको सिर्फ वेलोसिटी से मतलब है। वेलोसिटी लिखा देखा, इनिशियल हो, फाइनल हो, बीच का हो, ऊपर का हो, नीचे कहीं की वेलोसिटी हो, उसका डायमेंशन सेम होगा। अब इसका फाइनल वेलोसिटी का एल टी -1 है बेटा, तो इसका भी कितना हो जाएगा, एल टू द पावर -1, ठीक है सर। आपने कहा, मैंने मान लिया कि जो डायमेंशन इसका होगा वही इसका, वही इसका भी होगा, जो इसका होगा वो इसका, वही इसका भी होना चाहिए। अगर है तो ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो कर रहा है, अदरवाइज नहीं कर रहा होगा। हाँ तो देख लीजिए, ये दोनों तो बराबर हो गए, वो तो पहले से पता है बराबर हो गए। 80 को बताइए सर, 80 को देख लीजिए, 80 को देख लीजिए, ए और टी, ए का डायमेंशन क्या होता है सर, आपने बताया था एल टू द पावर -2 होता है, एल पर टी टू द पावर -2 होता है, और टाइम का कितना होता है, टी होता है। अब बताइए सर क्या होगा, एल टी पर -2, यहाँ पर टी पर पावर 1 है, दो क्वांटिटी अगर मल्टीप्लाई होती है और बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ तो माइनस है, तो क्या हुआ सर, जैसा जो लिखा उसको वैसे विद साइन लिख दीजिए, यहाँ -2 लिखिए, +1 कर दीजिए, ये ऐड हो गया। सर यहाँ पे माइनस आ रहा है, अगर दोनों का साइन ऐड करने में डिफरेंट आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, तो उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देंगे सर, एल तो ऐसे लिख देंगे, टी पे सब्ट्रैक्ट करने के बाद -2 +1 है, -2 +1 है सर, फिर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 2 में से बड़े मेरे छोटे घटा दीजिए, 2 में से 1 गया 1, 1 आया, 1 आ गया सर। अब यहाँ साइन क्या लगाएंगे, माइनस के प्लस, जो बड़े नंबर के साथ साइन होगा, बड़े नंबर के साथ माइनस है तो -1 लगा दिया आपने, क्या आ गया, एल टी -1, क्या आ गया बेटा, एल टी -1। देखिए देख लीजिए सर, तीनों जितने भी टर्म होंगे, अगर 100 टर्म होंगे ना तो 100 के बराबर आने चाहिए, 100 टर्म होंगे तो 100 के सेम आने चाहिए। सर वो इत्तेफाक होगा, एक में आ गया, इत्तेफाकन एक में आ गया सर, सब में आएगा जरूरी थोड़े ना। देख लेते हैं दूसरे इक्वेशन में, देख लेते हैं सेकेंड इक्वेशन क्या है, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है बेटा, कि जितने भी इक्वेशन में टर्म होंगे सबका डायमेंशन सेम होना चाहिए। यानी आप ये कहेंगे कि आपका ये कहना है बेटा कि अगर डायमेंशन ऑफ एस है, जो डायमेंशन ऑफ एस वही डायमेंशन ऑफ यू टी होगा और वही डायमेंशन ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर होगा, तीनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए, यही कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसको चेक करते हैं, प्रूव करते हैं, करिए सर। एस क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है बेटा, एल से, ठीक है सर, बात समझ में आ गई। यूटी क्या होगा, यूटी क्या होगा,
निकालिए यूटी। यूटी का डायमेंशन क्या होगा सर? यू तो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी चाहे फाइनल वेलोसिटी हो, वेलोसिटी का क्या हो जाएगा सर? एल टी माइनस वन। और टाइम टी है, इसका टी हो जाएगा सर। सर ये हो जाएगा, एल तो ऐसे रख देंगे सर। अब टी पे सर 2 बार टी है, तो इसका पावर क्या करेंगे हम? ऐड करेंगे सर। -1 होगा, एक +1 है, इसे ऐड कर लेंगे। एल हो गया टी, दोनों का साइन चेंज है तो डिफरेंस करेंगे सर। डिफरेंस करेंगे 1 - 1 0, और 0 लिखने के लिए हमें साइन देखने की जरूरत नहीं है। तो एल टी टू द पावर 0 किसी भी नंबर या किसी भी क्वांटिटी के पावर 0 अगर कर दीजिए, पावर 0 को, उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। उसकी वैल्यू क्या हो जाती है बेटा? 1 हो जाती है। तो ये क्या आ गया? एल। क्या आ गया? एल। मेरे तो एल लग गए, तेरे तो एल लग गए, उनके तो एल लग गए, उनके एल लग गए। बात समझ में आई? एल आया कि नहीं आया? अब ये दो तो बराबर हो गए सर। ठीक है सर, ये टर्म था, ये टर्म था, ये टर्म था, इनका बराबर हो गया। इसका जरूरी थोड़ा ना हाफ ऑफ भी लगा है सर। हाफ 80 स्क्वायर इतना आसान नहीं है कि बराबर हो जाएगा, इतना आसानी से बराबर हो जाएगा ये जरूरी नहीं है सर। सर देखिए सर, क्या हो जाएगा इसका? देखते हैं। हाफ 80 स्क्वायर, इसका डायमेंशन कितना आएगा? निकाल लीजिए बेटा। मैंने बताया है कि नंबर कोई भी हो वो डायमेंशन लेस होता है। 1 हो, 100 हो, 1000 हो, 1 करोड़ हो, 1/2 हो, पॉइंट, कोई भी नंबर होगा वो डायमेंशन लेस होता है। तो 1/2 क्या हो गया बेटा? डायमेंशन लेस हो गया। इसका कोई डायमेंशन नहीं है, ये डायमेंशन लेस हो गया बेटा, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। ए का डायमेंशन है, ए का डायमेंशन है। ए का डायमेंशन क्या होता है आपको पता है? एल टी टू द पावर -2। और टाइम टी, टी का टी होता है, लेकिन यहाँ स्क्वायर है बेटा, तो यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा। अब क्या बचा बेटा? एल टी टू द पावर -2 इंटू टी का स्क्वायर करेंगे बेटा, तो टी का स्क्वायर आ जाएगा, टी का स्क्वायर आ जाएगा। ये ब्रैकेट अंदर लगाइए चाहे ना लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लग गया लगा रहने दो। ठीक है, अब ये देखिए क्या बचेगा यहाँ पे, इसको इधर लाए हम लोग, एल ऐसे लिख देंगे। टी पे क्या हो जाएगा बेटा? -2 + 2, टी टू द पावर 0 आएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी? एल आएगी। खाली क्या आएगा? एल आएगा। इसका भी क्या आ गया? इसके भी क्या? एल लग गए, इसके भी एल लग गए। बताइए, इसका डायमेंशन, इसका जितने भी टर्म थे बेटा, सबका डायमेंशन बराबर है ना बेटा? सारा इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन हो बेटा दुनिया में, सब में ये चीज लागू होगी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हर जगह लागू होती है। वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि किसी भी इक्वेशन में जितने भी टर्म होंगे सबका डायमेंशन सेम होगा। ठीक है, और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो उनका डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी आप जोड़ घटा पाएंगे, अदरवाइज नहीं। आप ये अगर बताना चाह रहे हैं कि वहां 5 गधा जा रहा था, 3 खच्चर जा रहे थे, 2 घोड़े जा रहे थे, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि 10 घोड़े जा रहे थे या 10 खच्चर जा रहे थे, उसको अलग अलग उनको जोड़ नहीं सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे होता है, उसी तरीके से फिजिकल क्वांटिटी अगर अलग हो गई तो आप उसको जोड़ नहीं पाएंगे। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? सभी लोग देखे, कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी, कोई परेशानी, कोई परेशानी? जब आप एमटेक में थे तो एमटेक सेकेंड ईयर में, जब मैं एमटेक फर्स्ट ईयर में था ना तो फर्स्ट ईयर को पढ़ाता था और गेट को पढ़ाता था। सेकेंड ईयर में था तो सेकेंड ईयर। इससे तेरा क्या लेना देना बेटे? इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? वैल्यू, मोरल वैल्यू बढ़ती है सर, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि हम भी कर सकते हैं। कर सकते हो बेटा, कर सकते हो, कर सकते हो। हो गया? आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। जो डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे हैं बेटा, इसका एप्लीकेशन क्या है, यूज कैसे करते हैं, ये चीज देखते हैं हम लोग। यूज कैसे करते हैं ये चीज हम लोग देखते हैं, कैसे यूज होता है। पहला है बेटा चेकिंग द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन और कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन का डायमेंशनल करेक्टनेस, कि वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। कोई भी इक्वेशन दिया हुआ बेटा, उसको हम चेक करते हैं कि डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, उसके लिए, या कंसिस्टेंट है कि नहीं है, उसके लिए हम लोग इसका डायमेंशनली करेक्ट के लिए डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं।
फिजिकली करेक्ट के लिए हम नहीं इसका इस्तेमाल करते। फिजिकली करेक्ट होगा कि नहीं होगा इसकी जिम्मेदारी नहीं है, हाँ कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है उसके लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई ना। देखिए कैसे सर, कैसे देखिए, देखिए डायमेंशनली करेक्ट या इनकरेक्ट इक्वेशन हम लोग चेक करते हैं कि डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। उसके बिहाफ पे हम लोग कुछ पॉइंट बनाएंगे, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट बनाएंगे। देखिए क्या होता है फिजिकली, फिजिकली क्या होता है, फिजिकली मतलब बेटा फिजिकल इक्वेशन, जैसे हम लोग v इक्वल टू यू प्लस एटी पढ़ा है, s इक्वल टू यूटी, ये फिजिकल इक्वेशन है बेटा, ये डायमेंशनल इक्वेशन नहीं है। बात समझिए, फिजिकल वो हो गया, ये डायमेंशनल जिसमें डायमेंशन लिखा होता है, इतना होता है। फिजिकली करेक्ट है इनकरेक्ट, हमें चेक करना है बेटा कि कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, फिजिकली करेक्ट है। कैसे क्या है, फिजिकली करेक्ट है इनकरेक्ट तो आप अलग से देख के बताएंगे। इस उसमें हम लोग चेक करेंगे डायमेंशनली करेक्ट और इनकरेक्ट। क्योंकि हमने उसको लिखा है, कुछ कोरिलेशन बनाना चाह रहा हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट बना के आपको देना चाह रहा हूँ, इसलिए लिखा गया है। बहुत प्यारी चीज है, देखिएगा। सबसे पहले अगर मान लिया हमने इक्वेशन लिखा, यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा, मान लिया v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी इक्वेशन ऑफ मोशन है। आप सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते तो आज से जान लीजिए, इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब इसको हमें चेक करना है कि डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। अब डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है तो चेक कर लेंगे आप, करिए करिए, कैसे करेंगे, डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है चेक करते हैं। नीचे डायमेंशनली करेक्ट चेक करने के लिए क्या चेक करना पड़ेगा, अभी हमने बताया बेटा कि ये डायमेंशनली करेक्ट चेक करने के लिए जितने भी टर्म होंगे सबका डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी v इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा, u प्लस एटी होना चाहिए। सर अभी तो बताया है आपने, हाँ तो देख लो बेटा, इसका क्या हो जाएगा l टू द पावर माइनस वन, u का क्या होगा l टू द पावर माइनस वन, और इसका भी डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम एटी। एटी का डायमेंशन क्या होगा l टू द पावर माइनस वन, अभी निकाला थोड़ी देर पहले, अभी निकाला। अब अगर तीनों का डायमेंशन सेम हो गया, यानी किसी इक्वेशन में जितने भी टर्म हैं उनका अगर डायमेंशन सेम हो गया तो इसके मतलब डायमेंशनली क्या है, वो करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है। यही तो बेटा, यही तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ने बताया है। जी सर यही बताया है। तो ये डायमेंशनली इक्वेशन क्या हो गया बेटा, ये इक्वेशन हमारा डायमेंशनली क्या हो गया, ये डायमेंशनली क्या हो गया बेटा, करेक्ट हो गया। ये डायमेंशनली करेक्ट है, फिजिकली भी करेक्ट है। फिजिकली भी आपको पता है कि v इक्वल टू यू प्लस एटी भी होता है, फिजिकली भी ये क्या है बेटा, करेक्ट है। फिजिकली भी क्या है, ये करेक्ट है बेटा, फिजिकली क्या है, करेक्ट है। अच्छा, फिजिकली भी करेक्ट, डायमेंशनली भी करेक्ट है और फिजिकली भी करेक्ट है। चलिए सर अच्छी बात है। इसी इक्वेशन को लिखिए, v इज इक्वल टू ut प्लस एटी, v इज इक्वल टू u प्लस ut प्लस एटी, v इज इक्वल टू ut प्लस एटी लिखा होता है बेटा। अगर v इज इक्वल टू ut प्लस एटी लिखा होता तो आप बताइए कि ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, ये डायमेंशनली फिजिकली इनकरेक्ट, हाँ फिजिकली तो इनकरेक्ट है बेटा। फिजिकली तो इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस एटी होता है, तो फिजिकली तो इनकरेक्ट है ही है, फिजिकली तो ये इनकरेक्ट है ही है। अब हम डायमेंशनली चेक करेंगे क्या डायमेंशनली करेक्ट है ये डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली हम लोग चेक करेंगे। कर लीजिए सर, कर लीजिए। तो क्या बनेगा यहाँ पे बेटा, v इज इक्वल टू यूटी प्लस एटी, ये इक्वेशन है। इसको डायमेंशनली करेक्ट होने के लिए या इनकरेक्ट होने के लिए क्या करेंगे, सबका डायमेंशन क्या होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए। जितने भी टर्म है सबका डायमेंशन सेम होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही कहता है। अब v का डायमेंशन तो आपको पता है सर, हमें पता है l टू द पावर माइनस होता है, ठीक है सर, ये तो बात समझ में आई। ut का डायमेंशन क्या होगा, ut का डायमेंशन क्या होगा, ut का डायमेंशन निकालिए सर। ut का डायमेंशन चेक कर लेते हैं बेटा, u का क्या होगा l टू द पावर माइनस वन, ठीक, पीछे निकाला है सर, हाँ निकाला है, इंटू टी। अब l पे t टू द पावर माइनस वन प्लस वन, पावर जीरो हो जाएगा, क्या बचेगा बेटा, l बचेगा, खाली l बचेगा, यानी ut क्या हो गया, l हो गया। at का हमने निकाला है सर, l टू द पावर माइनस वन होता है, अभी पीछे निकाला था, at का निकाला था, देख लीजिए।
ये 80 का l⁻⁻1 आया था ना जी सर, आया था। तो 80 का l⁻⁻1 हो गया। आपने तो सर कहा था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि जितने भी टर्म होंगे सबका डायमेंशन सेम होना चाहिए। यहाँ पे इसका डायमेंशन तो l⁻⁻, ठीक है सर, ut का l हो गया, 80 का, ये दोनों तो सेम है, लेकिन एक क्या है डायमेंशन, जबकि सारे टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए। अगर सारे टर्म का डायमेंशन सेम नहीं है बेटा तो ये फिजिकली क्या है, फिजिकली करेक्ट है, ये फिजिकली करेक्ट नहीं है, ये पॉसिबल है बेटा। ये या क्या 2 = 4 पॉसिबल हो सकता है? नहीं, ये तीनों बराबर होने चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये फिजिकली क्या है बेटा, इनकरेक्ट है। ये फिजिकली क्या है, इनकरेक्ट है। ये क्या है, इनकरेक्ट। फिजिकली क्या है, इनकरेक्ट, सॉरी डायमेंशनली क्या है, इनकरेक्ट है। फिजिकली तो इनकरेक्ट है ही है, डायमेंशनली भी क्या है, ये इनकरेक्ट। डायमेंशनली भी क्या है बेटा, इनकरेक्ट। डायमेंशनली भी इनकरेक्ट है। इतनी बात समझ में आ गई? सर इसको क्यों चेक करते हैं सर, जब हम फिजिकली देख, कई बार बड़ी बड़ी चीजों को फिजिकली आदमी नहीं जान पाता है कि करेक्ट है कि नहीं है, करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। अभी एक चीज और देखिए, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लिया कहीं लिखा है h = ut + 2at², सर हाफ 80² होता है, हाफ 80² होता है बेटा। पर एक बंदा आया, उसने कहा कि h = ut + 2at² होता है, मैं नहीं मानता हाफ 80² होता है, तो क्या करेंगे, यही लिख लीजिए, यही लिख लीजिए, यही लिख लीजिए। फिर आप इसको चेक करिए क्या ये फिजिकली करेक्ट है कि नहीं है, फिजिकली करेक्ट है कि नहीं है, फिजिकली करेक्ट है कि नहीं है। आगे स्लाइड पर चेक करते हैं फिजिकली करेक्ट है कि नहीं है। h = ut + 2at², ठीक है, ये फिजिकली करेक्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन आप नहीं जानते, सबसे पहले आप इसको डायमेंशनली बताइए। किसी ने पूछा अच्छा डायमेंशनली बताइए करेक्ट है कि नहीं है, डायमेंशनली, डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। तो डायमेंशनली करेक्ट होने के लिए आपने कहा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगती है, यानी कि जो डायमेंशन ऑफ s होगा वही डायमेंशन ऑफ ut होना चाहिए, और वही डायमेंशन ऑफ 2at² होना चाहिए बेटा, वही डायमेंशन ऑफ 2at² होना चाहिए। ये बताने का एक रीजन है बेटा, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, मैं बताऊंगा, पूछे भी जाते हैं, जेई नीट हर जगह पूछ सकता है कहीं भी, इसलिए इसको बताया जा रहा है। अभी देखिए कैसे होता है, आप जान गए हैं लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कुछ चीजें बताने के लिए। यानी इस इक्वेशन में तीनों का क्या होना चाहिए बेटा, डायमेंशन सेम होना चाहिए। अब डायमेंशन ऑफ एस तो आप जानते हैं l होता है, डायमेंशन ऑफ ut अभी आप लोगों ने निकाला है, चलिए मैं बता देता हूं, डायमेंशन ऑफ ut बता देता हूं मैं। डायमेंशन ऑफ ut क्या होगा बेटा, u का होगा l⁻⁻1 और स्मॉल t का t हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? अब l हो गया बेटा, t का -1 और +1 क्या हो जाएगा बेटा, l पर t⁻0, किसी भी नंबर या किसी भी क्वांटिटी, किसी भी जो पावर 0 होती है उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा 1। तो कितना हो गया, ये भी l आ गया, इसके भी l लग गए, ठीक, ये हो गया। सर ये दोनों तो बराबर हो गए, तीसरे का चेक कर लेते हैं, 2at²। 2 का क्या होगा डायमेंशन, कोई भी नंबर हो बेटा, हाफ था उसका भी डायमेंशन लेस था, ये भी डायमेंशन लेस, कोई डायमेंशन नहीं होगा, ठीक है, तो छोड़ दीजिए उसको। तो a का क्या डायमेंशन होगा, l⁻⁻2 t², t का हो जाएगा स्मॉल t का कैपिटल T हो जाएगा, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दीजिए इस पे। अब करिए l, t पे -2, यहाँ पावर कितना है +2, सर ये तो 0 हो जाएगा, हाँ 0 हो जाएगा, और पावर 0 है तो सर ये 1 हो जाएगा, तो l⁻1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, l बचेगा, जी सर l बचेगा। सर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फॉलो हो रही है, तीनों के डायमेंशन सेम है, तीनों के डायमेंशन, यानी ये इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। ये इक्वेशन क्या है सर, डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन फिजिकली क्या है, इनकरेक्ट है। फिजिकली क्या था बेटा अपने पास इक्वेशन, फिजिकली इसका इक्वेशन क्या होता है, करेक्ट इक्वेशन, ये इनकरेक्ट है फिजिकली। फिजिकली क्या होता है, h = ut + ½ at², सब कुछ सेम होता है, 2 की जगह हाफ होता है, तो फिजिकली इनकरेक्ट है, लेकिन डायमेंशनली क्या है, ये करेक्ट है, ठीक है। तो कोई डायमेंशनली क्या बेटा, करेक्ट है, यानी कोई इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट हो गई तो इस बात की गारंटी नहीं है कि फिजिकली भी करेक्ट होगी,
वो फिजिकली भी करेक्ट होगी। ये बताना चाह रहा हूँ बेटा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। पीछे आओ, मैं और चीजें बताता हूँ। पहले इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखते हैं बेटा कि ये इक्वेशन जो है डायमेंशनली करेक्ट है। डायमेंशनली तो करेक्ट है, लेकिन फिजिकली क्या है? इनकरेक्ट। फिजिकली क्या है बेटा? इनकरेक्ट है। फिजिकली क्या है? इनकरेक्ट है। ठीक है, इसका मतलब है बेटा, तो सर इसका फायदा क्या है डायमेंशनली? सबसे पहले कोई इक्वेशन दिया हो उसको आप डायमेंशनली चेक करें, उसको आप डायमेंशनली चेक करें। चेक करने पर अगर वो डायमेंशनली करेक्ट हुआ, अगर वो डायमेंशनली करेक्ट हुआ कोई इक्वेशन, तो वो करेक्ट भी हो सकता है। देखिए करेक्ट का दो पार्ट है ना, और इनकरेक्ट भी हो सकता है। अगर डायमेंशनली करेक्ट हो गया तो फिर हम देखेंगे कि फिजिकली वो करेक्ट इनकरेक्ट दोनों हो सकता है। एक बार आपने चेक किया किसी भी इक्वेशन को, अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो वो फिजिकली करेक्ट इनकरेक्ट दोनों हो सकता है बेटा। देखिए करेक्ट भी है, इनकरेक्ट भी हमने निकाला। देखिए फिजिकली करेक्ट था तब भी डायमेंशनली करेक्ट था, और फिजिकली इनकरेक्ट था तब भी डायमेंशनली करेक्ट हो गया। तो सबसे पहले हम डायमेंशनल एनालिसिस से उसको निकालेंगे, चेक करेंगे करेक्ट है कि नहीं है। पहले अगर हमें पता चल गया करेक्ट है, फिर हम आगे देखेंगे कि फिजिकली की करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। लेकिन अगर वो डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया, डायमेंशनली, तो फिजिकली इनकरेक्ट होगा ही होगा। फिजिकली इनकरेक्ट होगा ही होगा। ये बताना चाह रहा हूं बेटा, ये प्रूफ करना मैं चाह रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट आपको बताना चाह रहा था मैं। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई ना बेटे? इतनी बात समझ में आई ना बेटे? देखो इतनी बात समझ में आई ना? यानी कि कुल मिला के ये कहना चाह रहा हूं मैं, ये कहना चाह रहा हूं कि कोई डायमेंशनली, पीछे लिखा हुआ है, अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया बेटा, डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया, जैसे कोई इक्वेशन आया मैंने उसको खट से डायमेंशनली चेक किया, अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया तो फिजिकली इनकरेक्ट होगा ही होगा। तो वो फिजिकली इनकरेक्ट होगा ही होगा, वो फिजिकली करेक्ट हो ही नहीं सकता। हमें आगे देखने की, किताब पलटने की, पूछने की जरूरत नहीं है कि फिजिकली करेक्ट है कि नहीं है। ये डायमेंशनल एनालिसिस का फायदा है। ठीक है, कोई इक्वेशन आया, डायमेंशनली चेक किया, इनकरेक्ट, इक्वेशन इनकरेक्ट है। हाँ, लेकिन अगर आपने डायमेंशनली चेक किया वो करेक्ट आ गया, अगर डायमेंशनली आपने चेक किया बेटा, अगर आपने डायमेंशनली चेक किया और इक्वेशन आपका करेक्ट आ गया, तो फिर हम आगे देखेंगे, फिर वो करेक्ट भी हो सकता है, इनकरेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो फिजिकली फिर क्या होगा बेटा? फिजिकली मे बी करेक्ट और इनकरेक्ट। इतनी बात समझ में आई बेटा? तो अगर हमने चेक किया डायमेंशनली इनकरेक्ट है, तो वो फिजिकली करेक्ट हो ही नहीं सकता, फिजिकली भी इनकरेक्ट होगा। हाँ, लेकिन अगर सही गलती से फिजिकली करेक्ट आ गया, सॉरी डायमेंशनली करेक्ट आ गया है, अगर डायमेंशनली करेक्ट आ गया है तो वो फिजिकली फिर हम चेक करेंगे कि करेक्ट है कि नहीं। वो करेक्ट भी हो सकता है और इनकरेक्ट भी हो सकता है। तो एक फायदा तो डायमेंशन से ये हुआ, डायमेंशनल एनालिसिस से, कि कोई भी इक्वेशन आया उसको ढूंढने की जरूरत नहीं करेक्ट है कि नहीं है। सबसे पहले हमने डायमेंशनली चेक किया, अगर वो इनकरेक्ट हो गया तो सीधे कह देंगे भैया इनकरेक्ट, गलत इक्वेशन है। हाँ, लेकिन अगर डायमेंशनली करेक्ट आ गया, डायमेंशनली सही आ गया, तब हम फिजिकली चेक करना पड़ेगा हमें कि सही है कि गलत है। इतनी बात समझ में आ गई ना? इसमें कोई दुश्वारी हो तो बताएं किसी को, आगे बढ़ते हैं। एक तो ये हो गया कि हम लोग करेक्टनेस चेक करते हैं कि कोई इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं है, डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। फिजिकली आप नहीं बता पाएंगे, फिजिकली तो इनकरेक्ट होगा तो बता देंगे इनकरेक्ट है, लेकिन अगर करेक्ट आया तो फिर वो प्रॉपर नहीं बता पाएंगे। लेकिन डायमेंशनली हम लोग बता सकते हैं कि कोई इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं है, डायमेंशनल एनालिसिस का। दूसरा डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करके क्या करते हैं बेटा हम लोग, कि फाइंडिंग डायमेंशंस ऑफ अननोन क्वांटिटी। कोई अननोन क्वांटिटी है उसका डायमेंशन हम लोग निकाल सकते हैं, कोई अननोन क्वांटिटी है उसका डायमेंशन हम लोग निकाल सकते हैं। कौन सा अननोन क्वांटिटी कैसे निकालेंगे सर? एक प्रॉब्लम से हम लोग समझते हैं। एक प्रॉब्लम हमारे पास दिया f इज इक्वल टू वाई एक्स, कह रहा फाइंड डायमेंशंस ऑफ y, y का डायमेंशन फाइंड करना है। वेयर f इज फोर्स, f क्या है? फोर्स है, x इज पोजीशन, x इज
पोजीशन एंड y इज अननोन क्वांटिटी। ये y अननोन क्वांटिटी वही अननोन क्वांटिटी है जिसका हमें डायमेंशन निकालना है। कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है, बहुत आसान है। f इक्वल टू क्या लिखा है बेटा? y इंटू एक्स। ठीक है, डायमेंशन देखिए f फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन आपको याद होगा, नहीं याद है तो याद कर लीजिए, ml t टू द पावर -2। y अननोन क्वांटिटी है, इनका डायमेंशन हमें निकालना है, ब्रैकेट में रख दिया, नहीं के डायमेंशन में आ गया। x क्या बताया बेटा? पोजीशन। x क्या बताया है? पोजीशन। पोजीशन मतलब कि हमारी यहां से वहां तक, पोजीशन का मतलब लेंथ ही तो हुआ बेटा, यहां से इसकी क्या पोजीशन है, यानी अब लखनऊ से दिल्ली किस पोजीशन पे है, तो ये दूरी तो हुआ बेटा, डिस्टेंस, लेंथ ही तो हुआ, तो लेंथ का क्या हो जाएगा? l। लेंथ का क्या हो जाएगा? l। हमें निकालना y का, तो y ऐसे रखिए बेटा, इसको करिए ml t टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई l। सर कर लिया। देखिए ऊपर l नीचे l कट जाएगा तो क्या बचेगा? m t टू द पावर -2। ये आ गया डायमेंशन ऑफ y, ये आ गया डायमेंशन, ये डायमेंशनल फार्मूला है, ये डायमेंशनल फार्मूला ऑफ y है। इसका डायमेंशन क्या होगा? 1 ऑफ m या 1 इन m एंड -2 इन t। ये आपको पता है, लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर, आसान है सर, आसान है, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं सर। द पोजीशन ऑफ ए गिवन ऑब्जेक्ट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज, ये दिया हुआ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ बेटा, फंक्शन ऑफ टाइम एक इक्वेशन दिया हुआ है जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। यानी इक्वेशन अगर आपकी लिखी हुई x इज इक्वल टू at स्क्वायर प्लस bt प्लस c, इसमें x क्या है? आपका पोजीशन। x क्या बता रहा है बेटा? पोजीशन है। पोजीशन का मतलब मैंने पहले ही बताया, पोजीशन का मतलब कि दूरी या लेंथ, किस पोजीशन पे है तो लेंथ दूरी होगा, जिसका डायमेंशन क्या होता है? l होता है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई जी? आ गई सर। अब देखिए वेयर ए बी एंड सी आर कांस्टेंट, जहां पे जो ए बी और सी लगे हुए ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट। फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए बी एंड सी। ए बी और सी का डायमेंशन आपको निकालना है, ए बी और सी का डायमेंशन आपको निकालना है। सर ये कैसे निकाल पाएंगे? सर ये कैसे निकाल पाएंगे? निकाल पाएंगे, पहले आपने पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा है बेटा, उसी के बेस पे इसका डायमेंशन हम लोग निकाल के रख देंगे, उसी के बेस पे। हाँ, जितने टर्म होंगे सबके डायमेंशन बराबर होंगे, उसी बराबर के बिना पे हम आगे निकाल के देखते हैं कैसे होता। आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपकी कहती है बेटा कि किसी भी इक्वेशन में जितने टर्म होंगे सबका डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। हाँ, तो अगर सबका डायमेंशन सेम होना चाहिए बेटा, तो जो x का डायमेंशन होगा वही क्या होगा? अगला टर्म at स्क्वायर, पूरा टर्म रखते हैं जो प्लस माइनस के साथ होता है, प्लस ये bt पूरा एक अलग टर्म हो गया बेटा, इसके साथ रखते हैं। कोई कंफ्यूजन ना पालना बेटा, खाली b रख दिया, खाली t रख दिया ना, पूरा ये पूरा रखेंगे भैया, तब आएगा प्लस। यहाँ अकेला c है तो c को रख दिया, ये टर्म ये टर्म, सॉरी यहाँ पे ये प्लस नहीं होगा, ये बराबर होगा, ये बराबर होना चाहिए बेटा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बराबर पे आता है, बराबर पे आता है, ये बराबर होता है, ये बराबर होता है। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि जो x का डायमेंशन होगा वही at स्क्वायर का भी डायमेंशन होगा। इतना तो बात पता है, उतना पता है। तो आप ऐसे लिखिए कि x का जो डायमेंशन होगा वो कितने बराबर होगा बेटा? at स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर होगा जी। जी सर। x क्या है बेटा? आप जानते हैं पोजीशन है, पोजीशन या लेंथ या डिस्टेंस क्या होती है, किसमें लिखते हैं? l में लिखते हैं, l लगा दिया, इज इक्वल टू ए कांस्टेंट है, इसका निकालना है, ए ऐसे रहने दीजिए। टी स्क्वायर का डायमेंशन क्या? कैपिटल टी स्क्वायर लगा दीजिए, सर लगा दीजिए। आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो टी स्क्वायर क्या करिए? इधर ले आइए, टी स्क्वायर क्या करेंगे? इधर ले आएंगे, तो इधर एल है, टी स्क्वायर इधर आ गया बेटा, तो उधर क्या बच गया? ए बच गया। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे तो एक ही ब्रैकेट था एटी स्क्वायर, यहाँ पे दो ब्रैकेट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा, इसको एटी स्क्वायर ऐसे, यानी कंफ्यूजन ना पालना बेटा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसको ए ऐसे लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। एक ब्रैकेट के अंदर लिखिए, बार बार बाहर लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरीके से जैसे आप एक ब्रैकेट के अंदर ए बी और सी लिखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ब्रैकेट ए ब्रैकेट बी इंटू ब्रैकेट सी, ऐसे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, वो चीज है। ठीक है, ये आ गया। ठीक है सर, ऊपर तो एल रह जाएगा बेटा, टी का पावर 2 नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो -2।
ए का डायमेंशनल फार्मूला क्या आ गया, LT माइनस टू। LT माइनस टू तो एक्सेलरेशन होता था, वो एक्सेलरेशन अलग है, ये अलग है बेटा, इतना याद रखना। ये एक कांस्टेंट है, वो ठीक है एक्सेलरेशन के बराबर आया है, ठीक है, पर ये कांस्टेंट था, ये हाई डायमेंशन जो है एक्सेलरेशन का है। इतनी बात समझ में आ गई? आ गई सर, वेरी गुड। अगर इतनी बात समझ में आ गई बेटा तो अगला टर्म भी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? अगर x 80 के स्क्वायर के बराबर है तो x bt के बराबर भी, तो सर ये चारों बराबर में, उससे क्या बेटा अलग अलग भी बराबर होंगे, अलग अलग भी बराबर होंगे। अगर ऐसा लिखा हुआ है, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ, कंफ्यूज ना होना बेटा, अगर a इक्वल टू b इक्वल टू c लिखा हुआ है तो a b के बराबर भी होगा, a c के बराबर भी होगा, ठीक है, और b c के बराबर भी होगा। बात समझ में आई? ऐसा होता है। तो x क्या हो जाएगा, bt के बराबर भी होगा, x जो होगा वो bt के बराबर, यानी डायमेंशन ऑफ x क्या हो जाएगा बेटा, डायमेंशन ऑफ bt के बराबर हो जाएगा। x का डायमेंशन सर पता है हमें l होता है, x का डायमेंशन पता है सर हमें l होता है। bt का डायमेंशन, b तो कांस्टेंट है, उसका निकालना है, अननोन क्वांटिटी बेटा, उसका पता ही नहीं, उसी को तो निकालना है। हाँ t का पता है, स्मॉल t का टाइम होता है, कैपिटल T हो जाएगा। अब क्या करेंगे बेटा, l कैपिटल रखेंगे, ठीक है। अब t इधर ले आइए, t इधर ले आइए, t यहाँ आ जाएगा, b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब करिए तो क्या हो जाएगा बेटा, ये ऊपर करिए तो क्या, l t पे -1 हो जाएगा b। तो b का डायमेंशनल फार्मूला क्या आ गया बेटा, LT माइनस 1 आ गया। b का डायमेंशनल फार्मूला क्या आ गया बेटा, LT माइनस 1 आ गया। तो सर c का क्या होगा, c का देख लो, c का निकालना है ना। अब देखिए x 80 स्क्वायर के भी बराबर है, x का bt स्क्वायर bt बराबर है, x c के बराबर है, अकेले x c के बराबर है, तो c के बराबर लिख लो बेटा। यानी कि अगले टर्म में हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू डायमेंशन ऑफ c। डायमेंशन ऑफ x क्या है, l है, पोजीशन है, तो c का डायमेंशन क्या हो जाएगा, l। डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा, डायमेंशन क्या होगा, 1 इन l, यानी कि लेंथ में इसका डायमेंशन क्या होगा, 1 होगा। इतनी बात समझ में आ गई बेटा सभी को, सभी का आ गया। इस तरह कोई भी प्रॉब्लम हो आप निकाल सकते हैं। और सारे प्रॉब्लम देखने के लिए चैनल पे हमारे देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम, नीट के प्रॉब्लम, जेई के प्रॉब्लम, बोर्ड के प्रॉब्लम आपको मिलेंगे वहां पे, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है, हमारा वेबसाइट है, हमारा चैनल है, उस पर आप कोई भी डाउट हो तो उस पर आप पूछ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।